है दोस्तों, आज हम एनालाइज करने वाले हैं डॉक्टर लाल पैथोलॉजी लैब के बारे में। हम यहाँ मोस्टली 4 पॉइंट पे बात करेंगे: हिस्ट्री, बिजनेस मॉडल, मैनेजमेंट और फाइनेंशियल्स। और फाइनेंशियल्स में मैं लास्टली आपको ये बताऊंगा कि क्या ये कंपनी इस वैल्यूएशन में खरीदने लायक है या नहीं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हिस्ट्री से। कंपनी का बैकग्राउंड काफ़ी मस्त है, तो चलिए वहीं से शुरुआत करते हैं। एस.के. लाल का जन्म मॉडर्न डे पाकिस्तान में हुआ। उन्होंने काफ़ी साल ब्रिटिश इंडियन आर्मी में सब भी किया और आज़ादी से पहले वो रिटायर कर गए। इंडियन आर्मी में मोस्टली वो जूनियर डॉक्टर का काम करते थे, पर पार्टीशन की वजह से उन्हें पाकिस्तान छोड़ना पड़ा और दिल्ली में बसना पड़ा, जिसके बाद ही उन्होंने 1949 में एक पैथोलॉजी लैब भी सेटअप किया। और इसी साल डॉक्टर अरविंद का जन्म भी होता है। अरविंद लाल बचपन से ही फाइटर पायलट बनना चाहते थे इंडियन नेवी। ये कॉम्बिनेशन थोड़ा सा अजीब है पर सही है। इसके बाद उन्होंने काफ़ी मेहनत भी किया, पर किस्मत डॉक्टर अरविंद लाल को दुश्मनों से लड़ाना नहीं बल्कि दूसरों की बीमारियों से लड़ने में मदद करने का रास्ता तैयार करके बैठी थी। और हुआ भी यही। उनका सिलेक्शन नेवी में नहीं हुआ बिकॉज ऑफ मायोपिया, सो वो अपना ड्रीम को छोड़कर मेडिकल लाइन में घुसते हैं और MBBS कंप्लीट करते हैं। MBBS कंप्लीट करने के बाद डॉक्टर अरविंद लाल आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज में ही लेक्चरर बन जाते हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ सडन डेथ ऑफ हिज फादर इन 1977 ही वाज फोर्स्ड टू टेक ओवर द बिजनेस। और उस समय कंपनी के पास केवल एक ही लैब था टेस्टिंग के लिए। और डॉक्टर अरविंद लाल के कंपनी में ज्वाइन करते ही कंपनी काफ़ी अच्छी तरीके से चलने लगा और इसमें कुछ चीज़ों का योगदान था, जैसे उनका डिग्री, उनका लेक्चरर का जॉब एटसेट्रा। कुछ ही सालों में इंडिया में ऑटो एनालाइजर का इंट्रोडक्शन होता है, जिसके बाद टेस्टिंग काफ़ी फास्ट हो जाता है और कंपनी सैंपल कलेक्शन बढ़ाने के लिए फ्रेंचाइजी स्टोर खोलना शुरू करती है। कंपनी का फ्रेंचाइजी स्टार्ट होने के पीछे भी एक छोटा सा स्टोरी है, आप स्टॉप करके इसको पढ़ लीजिए। इसमें कंपनी को फर्दर सपोर्ट बार्क के थ्रू मिलता है, जहां 2-3 महीने रहकर डॉक्टर अरविंद लाल और वंदना लाल थायराइड टेस्टिंग सीखते हैं और कुछ ही सालों बाद थायराइड टेस्टिंग को बार्क के द्वारा प्राइवेट प्लेयर को टेस्टिंग करने के लिए खोल दिया जाता है। इसी तरीके से नए नए टेस्ट को इंक्लूड करते हुए डॉक्टर अरविंद लाल ने कंपनी का नाम 1995 में सेंट्रल क्लिनिक लेबोरेटरी से डॉक्टर लाल पैथोलॉजी लैब कर दिया, DLPL चल तो रहा था, पर डॉक्टर अरविंद लाल इसे कंपनी की तरह चलाना चाहते थे। सो इसीलिए इन्होंने 2005 में ओम मानचंद को CEO बनाते हैं, जो इससे पहले HUL, मैनसोटा और एनवेक्सी में काम कर चुके थे और कंपनी उनके अंडर दौड़ना शुरू करता है। उसी साल कंपनी को एक प्राइवेट इक्विटी फर्म वेस्टविच कैपिटल से फंडिंग भी मिलता है और डॉक्टर अरविंद लाल को उनके काम की वजह से 2009 में पद्मश्री अवार्ड भी दिया जाता है फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। साल बीतता और कंपनी ऑर्गेनिकली तो ग्रो कर ही रही थी, पर मार्केट में तेजी से फैलने के लिए कंपनी ने काफ़ी छोटे छोटे डायग्नोस्टिक प्लेयर्स को खरीदना भी शुरू किया और फाइनली कंपनी का IPO 2016 में आता है। लास्टली कंपनी ने दिल्ली लेबोरेटरी का भार कम करने के लिए कोलकाता में एक रीजनल रेफरेंस लेबोरेटरी भी सेटअप किया है। तो ये तो था ओवरऑल कंपनी का हिस्ट्री। अब हम बात करते हैं कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में। अगर आपको बिजनेस मॉडल को अच्छे तरीके से समझना है तो थायराइड का एनालिसिस जो मैंने किया है उसको देख लीजिए, क्योंकि हम यहाँ कुछ पार्ट स्किप करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पूरा का पूरा हेल्थ केयर इंडस्ट्री मोस्टली 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है: प्राइमरी केयर, फार्मा और डायग्नोस्टिक। और डायग्नोस्टिक को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक टाइप ऑफ टेस्टिंग के आधार पर जैसे पैथोलॉजी और रेडियोलॉजी, और दूसरा किस कारण से लोग टेस्ट कराते हैं, प्रिवेंटिव या सीकनेस। पहले हम बात करते हैं रेडियोलॉजी का, जो कंट्रीब्यूट करता है अप्रोक्सीमेटली 4 to 5% ऑफ द रेवेन्यू। हम यहाँ बेसिकली कोविड टेस्ट को इंक्लूड नहीं करेंगे बिकॉज कोविड टेस्ट हमेशा नहीं होता रहेगा और ये एक सडन इवेंट है। कंपनी का अराउंड 231 क्लिनिकल लैब है, मतलब काफ़ी जगह रेडियोलॉजी सर्विस प्रोवाइड कर सकती है कंपनी। पर कंपनी हर जगह खुद का ही रेडियोलॉजी सर्विस प्रोवाइड नहीं करती है, कुछ जगह ये थर्ड पार्टी के हेल्प के थ्रू रेडियोलॉजी सर्विस प्रोवाइड करती है बाय रेवेन्यू शेयरिंग, जो कंपनी के लिए काफ़ी अच्छा भी है, क्योंकि रेडियोलॉजी सर्विस को आप स्केल नहीं कर सकते। इसमें आपको जहाँ जहाँ भी क्लिनिकल लैब है वहाँ मशीन लगाना पड़ता है, इसीलिए ये जितना कम रहे उतना अच्छा फ्रॉम माई प्रोस्पेक्टिव। दो ओवरऑल डायग्नोस्टिक मार्केट में रेडियोलॉजी का कंट्रीब्यूशन 44% है, पर इसका कैपेक्स काफ़ी हाई है और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड काफ़ी लो। सो ये इंडिपेंडेंट प्लेयर और हॉस्पिटल के लिए छोड़ देना सही रहेगा, जहाँ तक हमको लगता है। अब बात करते हैं पैथोलॉजी का, जिसका कंट्रीब्यूशन है अराउंड 95%। इसमें सैंपल को लिया जाता है और कुछ स्पेसिफाइड जगह भेजा जाता है टेस्ट करने के लिए, जिससे फ़ायदा ये होता है कि आप लार्ज नंबर ऑफ टेस्ट बहुत कम रिएजेंट के थ्रू कर सकते हैं, जो सबसे बड़ा खर्च होता है किसी भी डायग्नोस्टिक कंपनी का। और हाँ, ये कॉम्पिटिटिव एज भी प्रोवाइड करता है अगेंस्ट इंडिपेंडेंट प्लेयर्स एंड हॉस्पिटल्स। कंपनी का रेवेन्यू B2C सेगमेंट से 60% आता है, क्योंकि कंपनी का प्रेजेंस 231 क्लिनिकल लैब्स में होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। साथ ही कंपनी का बहुत सारा फ्रेंचाइजी सैंपल कलेक्शन पॉइंट भी है और B2C में काम करने की वजह से कंपनी को हाई मार्जिन भी मिलता है एज कम्पेयर टू कि वो कंपनी B2P में काम करता है। पर थायराइड का 80% रेवेन्यू B2B से आता है, फिर भी इसका मार्जिन काफ़ी हाई है बिकॉज ऑफ इट्स प्रेजेंस इन प्रिवेंटिव केयर। B2C में होने की वजह से कंपनी को एक और फायदा होता है, जो कि 35% वॉक इन जो आदमी खुद से आकर टेस्ट कराते हैं उनको वो कैप्चर करने का काबिलियत रखता है एज कम्पेयर टू कि जो B2B में काम करते। कंपनी को 35% रूटीन से या कहे प्रिवेंटिव से आता है,
35% सेमी स्पेशलाइज्ड और 30% स्पेशलाइज्ड सेगमेंट से आता है। मतलब कंपनी का प्रेजेंस लगभग हर जगह है, प्रिवेंटिव में भी और सीकनेस में भी। कंपनी का पिछला 10 साल का रेवेन्यू ग्रोथ रहा है लगभग 18 से 19% और प्रॉफिट लगभग 23% से बढ़ा है, जो क्लियरली बताता है कि कंपनी का मार्जिन इंप्रूव हुआ है। इसीलिए 18% ग्रोथ में 23% का प्रॉफिट मार्जिन दिख रहा है। इतना तेजी से रेवेन्यू बिना डेट के ग्रो किया है और साथ ही कंपनी का पैसा रिसीवेबल में भी नहीं फंसा है। एक पॉइंट जो आपको जानना चाहिए वो ये है कि कंपनी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट से थोड़ा सा दूर रहता है, एक्सेप्ट ये कोविड वाला केस जो सडन इवेंट था। और कंपनी B2C में फोकस ज़्यादा करती है, जिसकी वजह से कंपनी का रिसीवेबल डेज इतना कम है। पर थायरोकेयर जो कि B2B में काम करता है, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स लेने के बावजूद इसका रिसीवेबल्स इससे भी कम है। ये बस एक पॉइंट है, इसी एक बेसिस पॉइंट पे आप इन्वेस्टमेंट मत कर लीजिएगा, क्योंकि थायरोकेयर का प्रेजेंस रेडियोलॉजी सेगमेंट में बढ़ रहा है, जो ना तो उतना प्रॉफिटेबल है ना ही स्केलेबल है। थोड़ा सा सारा पॉइंट को एनालाइज कर लीजिएगा, फिर जाके इन्वेस्टमेंट करने का डिसीजन लीजिएगा। तो ये तो था ओवरऑल बिजनेस मॉडल कंपनी के बारे में। एक इंपॉर्टेंट अपडेट दोस्तों, अगर आपको या आपके किसी साथी को इन्वेस्टिंग रिलेटेड कुछ भी नहीं आता है तो इस कोर्स में इनरोल जरूर करें, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं मैनेजमेंट का। 2016 में IPO आने के बाद कंपनी ट्रेजरी से कंटिन्यूअस ESOP के थ्रू मोस्टली ओम मानचंद को शेयर अलॉट कर रही है, जिसको वो फर्दर बेच भी दे रहे हैं, जिसके वजह से आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न ये थोड़ा थोड़ा डिक्रीज होता दिख रहा है। बात करें रेम्यूनरेशन का तो ये काफ़ी हाई है। अगर हम ESOP को काउंट करते हैं तो ओम मानचंद का प्रमोटर से कोई रिलेशन नहीं है, स्टिल हम इसको कंसिडर जरूर करेंगे सैलरी में। बात करें सक्सेशन प्लान का तो डॉक्टर अरविंद लाल की बेटी पैथोलॉजिस्ट है, जो शादी करके US में सेटल कर गई है, और बेटा वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर है। तो सक्सेशन प्लान यहाँ पे क्लियर नहीं है फिलहाल। और केसेस या स्कैम का बात करें तो DRHP में कोई खास कंपनी के बारे में केसेस नहीं मिला, एक्सेप्ट एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग का केस मिला है, जिसे आप चाहे तो DRHP में पढ़ सकते हैं। लास्टली हम बात करेंगे फाइनेंशियल्स का। फाइनेंशियल्स में मैं सबसे पहले चेक करता हूँ कि क्या कंपनी आने वाले 5 से 6 सालों में बैंकरप्ट हो जाएगा या नहीं। कंपनी का डेट 0 है और कंपटीशन काफ़ी हाई है, बिकॉज एंट्री बैरियर नहीं है, पर स्टिल कंपनी का जो नेटवर्क है उसको बीट कर पाना इतना आसान नहीं होगा। बात करें ROC और ROCE का तो दोनों काफ़ी मस्त है। 2016 के बाद दोनों डिक्रीज हुआ है, पर फिर भी ये काफ़ी हाई है। और अगर डेट टू इक्विटी को देखें तो वो तो लगभग 0 ही है। बात करें कैश फ्लो का तो कंपनी का प्रॉफिट कैश में इजीली कन्वर्ट हो रहा है, ये हमको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से दिख जा रहा है। कंपनी लास्ट 7 साल में लगभग 300 करोड़ कैपेक्स में खर्च किया और लगभग 700 करोड़ दूसरे कंपनी को एक्विजिशन में, जिसकी वजह से इसके पास लगभग 84 करोड़ का फालतू का गुडविल क्रिएट हो गया, जो अच्छा बात नहीं है। पर यह बिजनेस इसी तरीके से ग्रो होता है। अगर आप इनऑर्गेनिकली ग्रो करने का कोशिश नहीं कीजिएगा तो ऑर्गेनिकली आपका ग्रोथ रेट थोड़ा सा स्लो होगा और आप ब्रांड बिल्डिंग थोड़ा सा सही तरीके से नहीं कर पाइएगा। लास्टली हम बात करते हैं वैल्यूएशन का। लास्ट कुछ सालों में कंपनी का एवरेज प्रॉफिट रहा है अराउंड 350 करोड़, और अगर इसको हम 20 और 30 का पी मल्टीपल देते हैं तो कंपनी का वैल्यूएशन आता है अराउंड 7,000 to 10,000 करोड़। और अगर फ्री कैश फ्लो के थ्रू निकालते हैं तो इसका वैल्यूएशन आता है अराउंड 4,000 करोड़ मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से। और कंपनी अभी चल रहा है लगभग 27,000 करोड़, जो कि काफ़ी हाई वैल्यूएशन पे चल रहा है। तो ये तो था ओवरऑल एनालिसिस डॉक्टर लाल पैथोलॉजी लैब के बारे में। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आता है या नहीं आया है तो कमेंट करके जरूर पूछें, और अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।